नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएससी यानी पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई खास मेहमान आप मेरे साथ देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि आपका परिचय उनसे कराएं, हम आपको बता दें एक बार फिर से कि चुनाव 5 राज्यों के करीब है और इसी के साथ लोकसभा चुनावों की भी आहट देश में सुनाई दे रही है। किसने क्या कहा उस पर नहीं, क्या कहते हैं आंकड़े, पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में किसकी पॉपुलैरिटी में उछाल है, किसकी लोकप्रियता में गिरावट है, ये सब हम आंकड़ों के नजरिए से आपको बताएंगे। तो अब आपका परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही है राखी राठौर, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। वो स्टूडियो नहीं आ पाई है, सीधा जयपुर से हमारे स्टूडियो से लाइव हमारे साथ जुड़ रही है। सुप्रिया श्रीनेत, चेयरपर्सन सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, नेशनल स्पोक्सपर्सन कांग्रेस पार्टी की, बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, स्वागत है आपका। और प्रोफेसर संजय कुमार, जो कि को डायरेक्टर है लोक नीति सीएसडीएस के, सोफोलॉजिस्ट के तौर पर। तमाम आंकड़े आप ही के हैं और जितने सवाल होंगे मैं आपकी तरफ धीरे से उसको डाइवर्ट कर दूंगी। चलिए अब आंकड़ों की बौछार आपके सामने करते हैं, क्योंकि सीएसडीएस ने जो सर्वे किया है उसके मुताबिक हमने चेहरों की बात इस बार की। आपने देखा होगा तमाम पार्टियां थोड़ा झिझक रही है, खासतौर पर बीजेपी, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, वो अपने सीएम का चेहरा खुलकर सामने नहीं रख रही है। बहुत सारे नेताओं को भी मैदान में उतार रही है। एक भ्रम बन रहा है कि सीएम कौन बनेगा। अब इन सब के बीच चेहरों की लोकप्रियता का क्या असर पड़ता है वोट पर, यह समझने के लिए सबसे पहला सवाल, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता वोटों में कैसे तब्दील होती है या नहीं होती है। तो हमने शुरुआत की 2014 के चुनावों से, जो आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं। 2014 में 35% लोगों ने अगर नरेंद्र मोदी को सबसे लोकप्रिय माना, तो बीजेपी का वोट शेयर 2014 में 31% था। 35 और 31%, इसको समझिए। अब आइए आप 2019 के चुनाव में, जहां पर उनकी लोकप्रियता में 10% की उछाल देखी गई, 35 से वो 45 पर गए। वोट शेयर बीजेपी का 5%, 6% बढ़ा, 31 से 37.5 के करीब वो पहुंच गए थे। ये 2019 की बात है। अब ये एक अनुमान और एक्स्ट्रापोलेशन संजय जी ने किया है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ वही जवाब दे, वो आपको समझाएंगे कैसे। 43% वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 2023 के चुनावों में देख रहे हैं, यानी 19 से 2% नीचे। और वहीं बीजेपी का वोट शेयर वो बढ़ते हुए देख रहे हैं, 2%, 37 से 39 पर, 39 पर। आपको बता दें कि 23 में जो अनुमान ये लगाया जा रहा है, ये विधानसभा चुनाव के अनुमान की बात है ना। महीने में हम लोगों ने एक सर्वे किया था, देश भर में सर्वे था, तकरीबन 8-9 हजार लोगों का, रैंडमली सिलेक्टेड लोगों का। तो उस सर्वे के आधार पर अनुमान है, इसका विधानसभा से कोई संबंध नहीं। इसका विधानसभा से कोई संबंध नहीं है, किसी चुनाव से भी संबंध नहीं है। नहीं, बिल्कुल जैसे इंडिया टुडे एक मूड ऑफ द नेशन सर्वे करती है, उसी तरह का सर्वे है जो हमने किसी दूसरे टेलीविजन चैनल के लिए किया था। ये उसके आंकड़े हैं जो पब्लिक डोमेन में है। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का एक रैंडम सर्वे ही इसे कह लीजिए, 2023 में जो इस वर्ष उन्होंने किया है, वो हमने आपके सामने रख दिया। अब नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता हम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखते हैं। 2014 और 2019 में, विधानसभा चुनाव मत कहिए, इन्हें उन राज्यों के नजरिए से कहिए जिनमें अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। 2014 में मध्य प्रदेश में उनकी लोकप्रियता लगभग 47% थी और 19 में 53%, मध्य प्रदेश में सिर्फ। राजस्थान में और भी बढ़ी, 51 से वो पहुंच गई थी 64 पर 2019 में। तमाम सीटें राजस्थान में जीती थी बीजेपी ने। छत्तीसगढ़ 38 से 42 हुई उनकी लोकप्रियता, हालांकि सरकार वहां से चली गई। और अगर देखें तो शुरुआती वक्त में तो मध्य प्रदेश में भी सरकार चली गई थी बीजेपी की, वो तो बाद में 1 साल बाद वापस आए ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत की वजह से। छत्तीसगढ़ में देखिए 38 से 42, तेलंगाना में 33 से 39। पीएम की लोकप्रियता में इन चारों ही राज्यों में उछाल देखी गई थी लोकसभा चुनाव में 2014 के बनाम 2019 में। अब राहुल गांधी की लोकप्रियता पर आते हैं और आपको बताते हैं कि इस पर सीएसडीएस के आंकड़े क्या कहते हैं। तो सबसे पहले 2014 पर आते हैं। राहुल गांधी की लोकप्रियता 14%, कांग्रेस पार्टी को वोट मिले 19%, यानी उनकी लोकप्रियता से ज्यादा फीसदी वोट कांग्रेस पार्टी को मिला। जबकि बीजेपी में अगर आप देखिए तो हमेशा पीएम की लोकप्रियता से थोड़ा कम परसेंटेज वोट बीजेपी को मिला है। 2019 में लोकप्रियता 24%, 10% की उछाल
2019 के चुनाव में राहुल गांधी की भी लोकप्रियता में हुई, लेकिन वोट प्रतिशत सिर्फ 1% कांग्रेस पार्टी का बढ़ा। अब आइए 2023 का जो वही रैंडम सर्वे की बात हो रही है। संजय जी ने जो बताया 2023 में, इस वर्ष में 24 में चुनाव होना है, 2023 में उनकी लोकप्रियता 3% और बढ़ी है, 27 पर गई है। और जो उनका वोट को लेकर एक्स्ट्रापोलेशन है, मतलब उस समय जो लोगों ने कहा उसके मुताबिक 29 यानी 9% का इजाफा कांग्रेस पार्टी के वोट में अभी जो 2023 में उन्होंने ये सर्वे किया है उसके मुताबिक। अब राहुल गांधी की लोकप्रियता स्टेट्स में, जिसमें हमने आपको पीएम मोदी की दिखाई, वो जल्दी से दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश 2014 में 22, तो 2019 में 35, राजस्थान में 23, तो गिर के 18 पहुंच गई थी 2019 में। राहुल गांधी की मतलब यहां पर लोकप्रियता में उनकी गिरावट देखी गई थी जबरदस्त। राजस्थान में सभी सीटें बीजेपी ने जीती। छत्तीसगढ़ 13 से 27%, एक 14% की उछाल उनकी लोकप्रियता में हुई थी, 14 बनाम 19। और तेलंगाना में आप देखिए यहां पर भी उनकी लोकप्रियता में 6% की उछाल है, 19 से 25। अब जल्दी से स्टेट्स पर आते हैं और मुख्यमंत्रियों के चेहरे की बात हो रही है तो आपको आंकड़ा दिखा देते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश का 2003 से शुरुआत करेंगे। दिग्विजय सिंह, लोकप्रियता 23% उनकी थी और कांग्रेस पार्टी को वोट मिले 32%, यानी उनकी लोकप्रियता से कहीं ज्यादा। अगला आंकड़ा 2008 का, शिवराज सिंह चौहान सीएम, 47 उनकी लोकप्रियता थी, 47%, बीजेपी को 38% वोट मिला। ऐसा ही 2013 में आप देखिए 47% उनकी लोकप्रियता बरकरार रही और बीजेपी का वोट प्रतिशत 7% बढ़ के 38 से 45 पर पहुंच गया। 2018 में लेकिन 6% की गिरावट शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता में आती है, वो सीधा फिसल जाते हैं 47 से 41 पर और वोट प्रतिशत लेकिन बीजेपी का देखिए 4% गिरता है और वो 41 पर लुढ़क जाता है। अब राजस्थान पर जल्दी से आ जाते हैं और राजस्थान के आंकड़े आपको दिखा देते हैं। अशोक गहलोत, पन्ना पलट लीजिए, आपको यहां पर आंकड़े दिखाई देंगे। 2003 में अशोक गहलोत 35 उनकी लोकप्रियता, 36% कांग्रेस को वोट। फिर 2008 पर आइए, वसुंधरा राजे, 40 उनकी लोकप्रियता, 40%, वहीं पर बीजेपी को वोट 34%। अशोक गहलोत की लोकप्रियता फिर 37% आती है 13 में और कांग्रेस को वोट प्रतिशत 33। जिसकी जिसकी सरकार बन रही है उनके चेहरों की बात हो रही है यहाँ पे। 2018 में वसुंधरा राजे, आप देख रहे हैं उनकी लोकप्रियता में किस तरह की गिरावट आई, 28 पर वो पहुंच गई और बीजेपी 39% वोट। अब जल्दी से आपको एक बार छत्तीसगढ़ का भी आंकड़ा दिखाते हुए हम बागियों पर आएंगे, क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा लोग रो रहे हैं कि किसका किसका टिकट कटा है। देखिए सीएम की लोकप्रियता का असर, 2003 में अजीत जोगी 28% लोकप्रियता, 37% वोट। 2008 में रमन सिंह 38% लोकप्रियता, बीजेपी को 40% वोट। 2013 में रमन सिंह की 46, बहुत इजाफा हुआ था, लगभग आप समझ सकते हैं कि 2013 के चुनाव में रमन सिंह की पॉपुलैरिटी हाईएस्ट पर थी, 46%, 41% वोट्स बीजेपी को हाईएस्ट मिला। उसके बाद 2018 पर आइए, रमन सिंह की लोकप्रियता एकदम धरातल में पहुंच जाती है, एक बार में लगभग आधी हो जाती है, 29% और बीजेपी को 33% वोट शेयर मिलता है। अब मध्य प्रदेश में हम आकर आपको बागियों की कहानी सुनाते हैं, क्योंकि टिकट जो कट रहा है उसको लेकर बहुत बवाल है। कुल उम्मीदवार जो कांग्रेस पार्टी उतारती है 18 के चुनाव में 229, टिकट कटा 12, यानी लगभग 20% लोगों का। बागी जो निर्दलीय बनकर जीत गए अपनी पार्टी को चुनौती देते हुए 4, मतलब 12 में से सिर्फ 4 जीते और जो नई सीटों पर जीत कांग्रेस पार्टी को मिली वो 77 सीटें थी। वैसे ही बीजेपी पर आइए तो 230 उन्होंने उम्मीदवार उतारे, टिकट काटा 52 का। बीजेपी का ये एक प्रैक्टिस रहा है, कर्नाटक में भी आपने देखा था, भारी पैमाने पर वो टिकट काटते हैं एंटी इनकम्बेंसी को फेस करने के लिए। तो उन्होंने लगभग 31% यानी 52 टिकट काट दिए सिटिंग एमएलएस के। निर्दलीय लड़कर उनमें से 52 के 52 निर्दलीय बन के लड़े थे, लेकिन उनमें से एक की भी जीत नहीं हुई। जो बीजेपी से बागी बनकर चुनावी मैदान में इंडिपेंडेंट लड़ा, उनमें से एक की भी मध्य प्रदेश में जीत नहीं हुई थी। अब राजस्थान पर जल्दी से आ जाते हैं। कुल उम्मीदवार 195 कांग्रेस ने उतारे, नए चेहरे 110, निर्दलीय लड़ने वाली बागी जो है वो 11 थे, निर्दलीय बनकर जीतने वाले बागी 10 हो गए। तो ये शायद कांग्रेस पार्टी को देखना होगा कि जो निर्दलीय बनकर बागी उनके लड़ते हैं, उनका जीत का जो परसेंटेज है वो काफी हाई है, 10 उनके जीत गए। वहीं अगर आप बीजेपी में देखें तो 43 का उन्होंने टिकट काटा था, नए चेहरे 82 उन्होंने उतारे, निर्दलीय लड़ने वाले बागी 12 थे और उनमें से सिर्फ एक की जीत हुई बागी बनकर। अब हम लोग सवालों की शुरुआत करते हैं, जिसके बाद जो अन्य आंकड़े छत्तीसगढ़ के भी हैं वो अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। राखी राठौर जी, पीएम की लोकप्रियता के सहारे
चुनावी मैदान में उतरना पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी को भारी पड़ा है, जब आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार या दावेदार बुरी तरह से फेल हुए हैं। तो सिर्फ पीएम की लोकप्रियता पर अब विधानसभा चुनाव हम जीत जाएंगे, ये आत्मविश्वास नहीं, अति आत्मविश्वास कहलाएगा। ऐसे में क्या वसुंधरा राजे का चेहरा, हालांकि आप लोगों ने टिकट अब उनको दे दिया है, उनके करीबियों को भी दे दिया है, लेकिन उनका चेहरा नहीं रखने की वजह सामने यही है कि उनकी लोकप्रियता गिरती चली जा रही है? देखिए अंजना जी, जब हम बात करते हैं कि इन चुनावों में हम लोग प्रधानमंत्री जी के चेहरे के साथ में चुनाव में जाएंगे, तो उस चेहरे के साथ में उस विजन की मैं बात करना चाहूंगी, उस विचारधारा की बात करना चाहूंगी जिसके माध्यम से जनता के बीच में जाते हैं। वो विचारधारा जिसमें राष्ट्र प्रथम की बात हो, नेशन फर्स्ट की बात हो। मैं बताना चाहूंगी 2004 से लेकर 14 के बीच में जिस तरह से हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला था, 2014 के बाद से जिस तरह से हमारे देश ने विकास किया, आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनती है, और लगातार जिन चीजों को एड्रेस करने की जरूरत थी, चाहे नल की बात करूं, चाहे शौचालय, चाहे घर पे छत की बात करूं, इन चीजों को एड्रेस हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। तो एक विजन की बात हम करते हैं जब प्रधानमंत्री जी के चेहरे की बात करते हैं, जिससे अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचे। ऐसा नहीं हो कि अगर 1 रुपया रवाना हुआ तो सिर्फ 15 पैसा पहुंचा और 85 पैसे बीच में ही खा लिए गए। उस भ्रष्टाचार की हम बात करते हैं, उस परिवारवाद की और उस तुष्टीकरण की जिसकी नींव लगातार 2004 से लेकर के 14 के बीच में, और मैं कहूं कि जब से आजादी हुई है तब से चलता रहा। तो इन 3 चीजों को हटाने का काम जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने किया है, जनता का विश्वास हमारे साथ होगा और इसी विचारधारा के साथ में हम इन 5 राज्यों के अंदर चुनाव में जाएंगे। ठीक है, आपके पास अब आते हुए सुप्रिया जी, आप लोगों का क्या गेम प्लान है? क्या कमलनाथ को फुल प्रोजेक्शन आप लोग कर रहे हैं एज सीएम? क्योंकि वहां पर दिग्विजय जी और कमलनाथ जी के बीच में ठन गई है, यहां पर ठनी हुई है पहले से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, लेकिन कम से कम यहां कोशिश दिख रही है सचिन पायलट की तरफ से कि वो जो परेशानियां हैं वो खुलकर सामने नहीं आए। ऐसे में आपको लगता है कि जो पॉपुलैरिटी वाला फैक्टर है वो गहलोत का या कमलनाथ का या फिर वहां पर बघेल साहब का, ये आपका बेड़ा पार लगाएगा? मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन पूरे श्रद्धा, पूरे सम्मान के साथ, मुझे ये जो आपने आंकड़े बोले ये अनसाइंटिफिक लगते हैं। और अनसाइंटिफिक इसलिए क्योंकि इसमें पहले ही बोल दिया गया कि इस पर विधानसभा चुनाव की बात मत की जाए। हम तो 5 राज्यों की बात कर रहे हैं, आप लोग मोदी जी के चेहरे की बात कर रहे हैं, तो क्रमवार तरीके से बात कर लेते हैं। मोदी जी ने तो यही चेहरा हिमाचल में दिखाया था और कहा था कि ये मेरा दूसरा घर है, मेरे चेहरे पर वोट दीजिए। ढूंढो तो जाने, वहां पे भी मुख्यमंत्री को ढूंढा जाता था होर्डिंग्स में। वही काम कर्नाटका में हुआ था, चाहे बोम्मई जी हो चाहे येदियुरप्पा जी हो, घर बिठा दिए गए थे, चुनाव मोदी जी खुद लड़ रहे थे। जब मैं मध्य प्रदेश पहुंची तो मुझे लगा होर्डिंग को देख के कि हो सकता है मोदी जी का मन मचल गया हो और वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हो। यही हाल कभी कभी मुझे राजस्थान में भी नजर आता है। तो आप अपनी लोकल लीडरशिप को घर भले बिठा दीजिए, लेकिन असलियत यह है कि आज मोदी जी के चेहरे को नकारा जा रहा है और प्रचंड रूप से नकारा जा रहा है। हिमाचल ने नकारा, जो दूसरा घर था, कर्नाटका ने नकारा, जहां पर हर तरह की बात प्रधानमंत्री ने कही, और अब मध्य प्रदेश जाकर शिवराज सिंह चौहान जी का मंच से नाम ना लेना। आपको लगता है आपके सारे पाप 18 साल के धुल जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं धुलेंगे। जनता समझती है, जनता जानती है और जनता ये भली भांति बूझती है कि सरकार जो मध्य प्रदेश की रही है, सरकार जो बाकी जगहों की रही है, उस पर वोट पड़ेगा। क्या किया मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में 18 साल का शासन था, कर्जा लाद दिया। मध्य प्रदेश में 18 साल का शासन था, बेरोजगारी है। हमने क्या किया? हमने राजस्थान में 25 लाख की हेल्थ बीमा योजना लाए, जो विश्व में सबसे अच्छी है। हम 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ में 2500 पर धान खरीद रहे हैं, जो पूरे देश में कहीं नहीं खरीदा जा रहा। मोदी जी ने रोड़ा बनने की कोई कीमत नहीं छोड़ी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब बातों में ये थोड़ा सा मुझे अनसाइंटिफिक, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लगता है, क्योंकि पॉपुलैरिटी का एक्सट्रैपोलेशन यहां हो नहीं पा रहा है। चुनाव इस बात के गवाह है, पहली चीज। और अंत में मैं एक बात यह जरूर कहूंगी कि राजस्थान में लच्छेदार बात करना एक चीज है। अरे राजस्थान में इनके जो सांसद और मंत्री लोग चुनाव लड़वाए जा रहे हैं, या मध्य प्रदेश में जो कहते हैं हम तो बड़े नेता बन गए थे, हमें तो हेलीकॉप्टर से प्रचार करना था, कहां चुनाव मैदान में उतार दिया गया। एक साजिश समझ में आती है कि एक पूरी खेप को खत्म कर देने की। राजस्थान में तो इनके कुछ शिरोमणि है जो घर से ही नहीं निकल पा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। एक बात कह के अपनी बात का अंत करती हूं, ये परिवारवाद, ये भ्रष्टाचार की बातें बंद कर दीजिए। भ्रष्टाचार ऐसा था कि कर्नाटका में आपको सुई पटक सन्नाटा नजर आया। भ्रष्टाचार ऐसा है शिवराज सिंह की चौहान की सरकार में कि एक लड़की को बोला जाता है, एक अबोध बच्ची को, कि पैसा दिया जाएगा, सहायता दी जाएगी। 1500 रुपए देते हैं शिवराज सिंह चौहान जी। और नैतिकता तो आपकी ऐसी है
कि आपने हर पैतरा आजमा लिया, लेकिन आप एक प्रबल विपक्षी नहीं बन पा रहे हैं, न छत्तीसगढ़ में, न राजस्थान में। मध्य प्रदेश में आपने चोरी की सरकार बनाई है और उसकी सूद समेत जनता जवाब जरूर देगी। ठीक है, कमलनाथ वर्सेस दिग्विजय सिंह पर आपने कुछ नहीं आपने बोला। हाँ, सेकंड राउंड मैं सेकंड उसको राउंड देना चाहूंगा। सेकंड राउंड अगर आप चाहिए तो मैं उसका जवाब दे देती इसके हूं। बाद आ जाएंगे डेटा। थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा ठीक रुक है, जाइए, ओके। एक बार अनुराग जी से हो जाए इसका डेटा पर संजय जी अपनी बात कह लें। अनुराग जी, दिग्विजय सिंह आप लोगों के लिए बैटिंग कर रहे हैं कि अखिलेश वखिलेश बोल दिया कमलनाथ ने, वो अच्छा नहीं है। अच्छा ये समझाइए, आप लोगों को तो साथ मिलकर चुनाव लड़ना था, मोदी को हैट्रिक बनाने से रोकना था, ऐसे में जेडीयू और समाजवादी पार्टी क्यों चुनावी मैदान में उतर रहे हैं मध्य प्रदेश में? देखिए, ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को बनाने में अच्छा लग रहा है। सवाल यह है कि हर दल अपना अपना, हर एक का दल है। हमारी मतभेद हो सकते हैं क्योंकि विचारधाराएं अलग अलग है, पार्टी अलग अलग है, लेकिन मनभेद नहीं है। आप लोग को लगता है ऐसा है बीजेपी को कि इनके मनभेद हो गए। भाई हम ज्वाइंट फैमिली वाले लोग हैं, जब चार भाई एक साथ मिलके रहते हैं तो थोड़ी सी उनमें बात की खटपट हो सकती है, लेकिन वो बाहर से देख के बड़े खुश हो रहे हैं, देखो 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 उनकी लड़ाई हो रही है। लेकिन सुबह देखते हैं कि वो चारों लठ लेके एक साथ खड़े होते हैं जब बाहर वाला कोई आ जाता है। हम राष्ट्र के मुद्दों पर एक साथ हैं। जब आप देखोगे यहां लोकसभा का चुनाव होगा तो एक साथ खड़े दिखाई देंगे। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का हाल अब ये हो गया, अगर आप मध्य प्रदेश में जाएंगे, खासकर चंबल संभाग में या बुंदेलखंड इलाके में जाएंगे, तो लोगों से पूछो कि भैया इस बार जो वोट हो रहा है तो तुम किन्हें वोट दोगे, तो कहेंगे हाउ बोल देते हैं। बोले बीजेपी को वोट दोगे, हाउ मतलब जाओ, देना ही नहीं है। और पूछो अगर समाजवादी को वोट देना है, विपक्ष को, हाँ महंगाई बेरोजगारी तो ज्यादा है, अब हम विचार समाजवादी को देंगे। बोलते हैं ऐसे ही कि महंगाई बेरोजगारी ज्यादा है, अब हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी का नाम ले तो पता क्या बोलेंगे, बीजेपी कह दद्दा बीजेपी को वोट दोगे, हाउ मतलब निकल लो यहां से। वो तो ठीक है कि वो निकल लो, लेकिन कमलनाथ को देंगे कि अखिलेश बाबू के नाम पे देंगे? देखिए, जहां पे जिनकी मजबूती है, हम जहां मजबूत हैं, जाहिर सी बात है जनता हमें चुनेगी। जहां कांग्रेस हमारे साथी है, जहां वो मजबूत हैं, उनको जनता चुनेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराएगी ये तय है। हारना तो भारतीय जनता पार्टी को ही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं का नाम तो नहीं बता पाती, अपने जो उन्होंने जो काम किया 18 साल में वो नहीं गिना पाती, लेकिन हमारी बातों को लेकर वो चर्चा में बने रहना चाहती है। मेरा तो सीधा सा सवाल है भारतीय जनता पार्टी से, आपने 18 साल में क्या काम किया है, कम से कम गिनाओ तो सही। आपने क्या काम किया मध्य प्रदेश के अंदर में, आप गिनाने को क्यों नहीं तैयार हो? आप क्यों नहीं अपनी वहां के जो काम किए उससे गिनाने से भागते क्यों हो? आप हमारे ऊपर तो वार करते हो, लेकिन आप जनता की समस्या की में आपने समाधान के लिए 18 साल से लगातार सरकार आपकी है, कौन कौन से काम किए गिना दीजिए। आप राखी जी को बोलिए गिना दे, हाँ इन्होंने काम किया है। सरकार जैसी चुनाव आते हुए इन्होंने ईडी को जरूर छोड़ दिया है। ये पेपर लीक पे आज ईडी राजस्थान में भेज रहे हैं। अरे पेपर लीक को तो यहाँ समझो कम से कम 12 साल हो गए, आपने क्यों नहीं उसके पहले इंक्वायरी की? किसने आपको रोका था 12 साल पेपर? अच्छा पेपर लीक पे आपको इतनी इंक्वायरी करनी है तो मध्य प्रदेश में पेपर लीक हो रहा है, आप इंक्वायरी क्यों नहीं करते? उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहा है, क्यों नहीं आप उसके पे वहां पे छापा डालते? कमाल है, सारे छापा आप वहीं डालोगे जहां विपक्ष की सरकार है, और जहां सत्ता पक्ष की सरकार है वहां पे इनके पेपर लीक पे छापा नहीं डालेंगे। ये तो पहली बार इस देश के अंदर में देखने को मिल रहा है कि आप विपक्ष को टारगेट करती है सरकार, और एजेंसियों का दुरुपयोग करना सरकार बंद कर दी। अब जनता अच्छी तरह जान चुकी है कि चुनाव आते ही आप क्या क्या करना चाहते हैं। हाँ। और जनता इस बार आपको हाउ कर देगी। ठीक है संजय जी, आपके पास आते हुए, एक तो आंकड़े पर चूंकि सुप्रिया जी ने प्रश्न किया उसका जवाब, और ये समाजवादी पार्टी जो इस बार हाउ हाउ बता रही है, तो किसका वोट काटेंगे ये लोग अगर मध्य प्रदेश में लड़ते हैं तो? मुझे लगता है कि पहले आंकड़ों पर थोड़ी स्पष्टीकरण देने की जरूरत है। ये आंकड़े क्या है? आंकड़े एक प्रमाण है किसी, अगर हमको एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, और वो मुद्दा क्या था? मुद्दा है क्या कोई चेहरा पार्टी के लिए लायबिलिटी होता है या एसेट होता है। तो ये तमाम आंकड़े उस ओर इशारा करते हैं कि कौन सा चेहरा किस पार्टी के लिए किस चुनाव में एसेट था या लायबिलिटी थी। अगर आप पहले आंकड़ों पर आए और देखें 2014, 19 और 23 के जो आंकड़े हैं, और हाइपोथेसिस ये है कि अगर चेहरे को का जो पसंद है वो पार्टी के वोट से ज्यादा होती है, इसका मतलब है वो चेहरा एसेट है पार्टी के लिए। वो व्यक्ति चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा हो, राहुल गांधी का चेहरा हो, ये किसी और का चेहरा हो, अपनी पार्टी के लिए वोट खींच रहे हैं। तो आप देखिए अगर 2014, 19 और 23 में प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी उनकी पार्टी के वोट की पॉपुलैरिटी से ज्यादा है, सीधा सीधा संकेत है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी पार्टी के लिए एसेट है, उनके चेहरे पर लोग वोट कर रहे हैं। अगर हम राहुल गांधी की ट्रैकर एक बार राहुल गांधी वाला भी दिखा दीजिए। उसी तरह से जब हम राहुल गांधी की बात करते हैं तो 14, 19 और 23 आप देखेंगे कि 14 में उनकी पॉपुलैरिटी कम है, वो पार्टी के वोट की तुलना में 14% और 19%।
19 में वो जंप करता है 24%। आप ये पूछ सकते हैं क्यों इतना बड़ा जंप इसी के लिए है क्योंकि 14 में तमाम वोटर ऐसे थे जो उस समय मनमोहन सिंह को भी समझते थे कि वो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, सोनिया गांधी का भी नाम लेने वाले लोग थे, लेकिन वो सब घट करके 2019 में सिमट के राहुल गांधी के पास वो 24% हो जाता है। तो ये दिखाता है कि राहुल गांधी इतने बड़े एसेट नहीं है पार्टी के लिए। एसेट होंगे पार्टी के नजरिए से, लेकिन वो वोट पुलर नहीं है पार्टी के लिए, और ये सब लोकसभा के आंकड़े हैं। और अगर अब आप 3 राज्य जहां चुनाव हो रहे हैं, 3 कम से कम हिंदी पट्टी प्रदेश की, और वहां देखें, ये आंकड़े बता रहे हैं कि उस समय जो मुख्यमंत्री थे, जो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर थे, उनकी पॉपुलैरिटी और पार्टी को वोट कितना मिला। तो अगर आप उस आंकड़े पर नीचे आते जाएंगे तो देखेंगे शिवराज सिंह चौहान तक जब आए 41% हो जाता है। शिवराज सिंह की चौहान की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे नीचे गिरी है और बीजेपी की वोट शेयर के बराबर आ जाती है। मुझे लगता है बीजेपी ने इससे संकेत लिया कि अब शिवराज सिंह चौहान शायद पार्टी के लिए उतने बड़े एसेट नहीं है जितने 2013 के चुनाव में थे। और आप देखिए 2013 के चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई थी। वसुंधरा राजे की तो ऐसे ही राजस्थान में 28% हो गई है पॉपुलैरिटी। हाँ, उसी तरह से आप देखिए, अगर आप राजस्थान पर आते हैं तो वसुंधरा राजे सिंधिया की पॉपुलैरिटी 28 और बीजेपी 39। शायद ये भी संकेत बीजेपी को मिल रहे हैं। ये तो हमारे आंकड़े हैं, हमने बीजेपी के लीडरों से तो बात नहीं की, ये तो जनता से नारा चला था सर, मोदी तुझसे बैर नहीं, रानी तेरी खैर नहीं। मतलब एक गुस्सा था तो वसुंधरा के खिलाफ। उस गुस्से को ये सर्वे कैप्चर किया किसी तरह से, मेरे समझ से, जो भी हम लोग का रैंडम सर्वे था, और साफ दिखाता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया की पॉपुलैरिटी बहुत नीचे थी। बीजेपी को वोट तो फिर भी ज्यादा मिले। और अगर आप छत्तीसगढ़ पर आएंगे तो उसी तरह का गिरता हुआ ग्राफ रमन सिंह का दिखाई पड़ता है। और आज हमें पता है रमन सिंह को बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया। तो ये आंकड़े उस ओर इशारा कर रहे हैं कि चेहरों का भारत की राजनीति में, और खासकर इन 3 राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं, उसके मद्देनजर हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये एसेट है या लायबिलिटी। ठीक है, एक 2 सवाल है, छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। ये क्यों देख रहे हैं हम कि कांग्रेस के जो बागी बनकर लड़ते हैं निर्दलीय, उनकी जीत का परसेंटेज ज्यादा है। चाहे आप मध्य प्रदेश देख लीजिए या राजस्थान देख लीजिए, कांग्रेस की तरफ से बागी बन के 12 में से 4 जीते और बीजेपी के 52 लड़े निर्दलीय और कोई नहीं जीता एमपी में। वहीं राजस्थान में आइए सर, तो 11 में से 10 आप जीतने वाले कांग्रेस में देखते हैं और यहां 12 में से 1। ऐसा क्यों? अंजना जी, उन आंकड़ों का विश्लेषण मैं नहीं कर सकता, क्यों आंकड़े हमने जमा नहीं किए। ठीक है। तीसरा, समाजवादी पार्टी, वो तो फैक्ट्स है, मतलब उसमें कोई एनालिसिस नहीं है, वो सीधा फैक्ट्स है जो हमने रखे हैं। और ये किसका वोट काटेंगे अनुराग जी एमपी में? ये अभी कह पाना तो बहुत मुश्किल है कि अगर बीजेपी से कोई नाराज है तो वो सीधा समाजवादी पार्टी के पाले में जाएगा उसका वोट, और कांग्रेस के पाले में नहीं जाएगा। अमूमन मुझे लगता है आम भारतीय मतदाता एक जीतती हुई पार्टी को वोट देना चाहता, हारती हुई पार्टी को कोई वोट देना नहीं चाहता। तो अगर आप मध्य प्रदेश के मद्देनजर देखें, ठीक है, समाजवादी पार्टी कुछ विधानसभा क्षेत्रों में, नजर तो बुंदेलखंड पे है, हाँ वही बोलते हैं। हाँ, वो बुंदेलखंड पर सटा हुआ इलाका है। नहीं, देखिए, अगर आप पिछले आंकड़ों के हिसाब से देखें तो निश्चित रूप से जिस इलाके का भी जिक्र कर रहे हैं वहां समाजवादी पार्टी की अपनी पकड़ है। वो पिछले चुनाव में उनकी एक एमएलए जीत के आए थे, और उसके पिछले चुनाव में जाएंगे तो 4 या 5 जीत के आए थे। तो उस इलाके में पकड़ तो है, लेकिन बाबू क्यों उतरे हैं? अब ये तो नीतीश बाबू के पार्टी से और उनके लीडरों से पूछना होगा कि ये क्यों उतरे हैं। लेकिन मुझे लगता है बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए है और विधानसभा के लिए हम सब पार्टियों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ने की आजादी है। शायद इस प्लैंक पर सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। ठीक है, तो आपकी सुप्रिया जी, मुझे लगता है सबसे बड़ी आपत्ति थी मोदी की लोकप्रियता बताने पर, लेकिन उन्होंने नंबर्स जो समझाया आपको कि मतलब उन्होंने, अब ये तो लोगों का आंकड़ा है जो सामने आया है, और उस पर्सपेक्टिव में आप देखें तो राहुल गांधी का भी इजाफा हो रहा है, लेकिन वो उतने बड़े एसेट नहीं दिख रहे हैं कांग्रेस के लिए राहुल गांधी। यहां पर आप देखिए लोकप्रियता वर्सेस वोट, और वहां पर आप राहुल की देखिए। अनकन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट था, और मैं संजय कुमार जी से अमूमन आपत्ति नहीं करती हूं, लेकिन इनका जो ब्लैंकेट स्टेटमेंट था कि कौन एसेट है कौन लायबिलिटी, तो आप चुनाव दर चुनाव देखिए ना। हिमाचल प्रदेश में धूमल जी का तो चेहरा था नहीं, ना वहां के चीफ मिनिस्टर का था। हिमाचल प्रदेश में मिस्टर मोदी वॉज ऑन द टिकट, नकारे गए, तो वो लायबिलिटी हुए या एसेट हुए? हमने कहीं पर भी किसी पोस्टर पर ना बासवराव बोम्मई को देखा, ना येदियुरप्पा को देखा। कर्नाटका में मोदी जी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, वही रोड शो करते थे, वही रैली करते थे, वही अनर्गल झूठ बोल रहे थे। प्रचंड जीत हमारी हुई। तो एसेट थे कि लायबिलिटी थे, ये जनता ने तय किया, हिमाचल में भी और कर्नाटका में भी। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी की छवि बिगाड़ने के लिए एक प्रायोजित कार्यक्रम था, लेकिन आज जनता समझ रही है।
और जनता जिस तरह से मुखरित होकर हमारी ओर मुड़ रही है, हमें लगता है वो हमारे सबसे बड़े एसेट है। तो मैं ब्लैंकेट स्टेटमेंट पर मुझे अभी भी आपत्ति है, मैं कन्विंस नहीं हूं इस एक्सट्रापोलेशन ऑफ लोकप्रियता को लेकर, और मुझे अभी तक संजय जी कन्विंस नहीं कर पाए अपने आंकड़ों से। मैं एक छोटी सी बात और कहूंगी, दोनों की लड़ाई पे भी आपने बागियों की बात करी और बागियों पे इस चुनाव में बात करना जरूरी है। 2018 और 2023 का चुनाव बहुत अंतर है। 2018 में मोदी जी का जो लोकप्रियता थी वो जरूर ऊंची रही होगी, लेकिन अब मोदी जी लायबिलिटी है, और इसीलिए जब भूपेंद्र यादव मध्य प्रदेश के प्रभारी पहुंचते हैं जबलपुर, तो उनके सामने हाथापाई, मारपीट, गंदी गाली गलौज हो जाती है। ये कभी नहीं हो सकता था 2018 में। एक ये सच है, एक ये सच है कि राज्यवर्धन राठौर जी अपने घर से निकलकर प्रचार नहीं कर पा रहे क्योंकि वहां के बागी कैंडिडेट ने झंडे गाड़ दिए। एक ये भी सच है, आपने कहा ठन गई है, मुझे तो कोई ऐसा दिखता नहीं है पुख्ता सबूत या आपका कोई बेसिस जिस पर आप कहें। दिग्विजय जी ने बोला कि अखिलेश बोलना गलत था कमलनाथ को, मुझे ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी का बोलने का एक अंदाज है, दिग्विजय सिंह जी का बोलने का दूसरा अंदाज है। एक बात यह भी सच है कि दिग्विजय सिंह जी प्रभारी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उनके बड़े घनिष्ठ संबंध भी हैं पॉलिटिकल पार्टी से यूपी में, तो वो जरूर अखिलेश जी को, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को जरूर ज्यादा करीबी से जानते होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि कई बार बोलचाल की भाषा में कुछ बोला जाता है, हमारा बड़ा सम्मान है अखिलेश जी के लिए। और जैसा कि सपा के प्रवक्ता भदौरिया जी ने कहा, हम एक थान के कटे कपड़े नहीं है, लेकिन हम एक साथ जरूर खड़े हैं, और उससे भाजपा को आपत्ति, और सबसे बड़ी आपत्ति यह है आज भाजपा को कि जब इन्होंने अपने सबसे बड़े घटक दल, और मुझे ऐसा लगता है हम सबको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को एजेंसी बुलाना बंद कर देना चाहिए। जब जब ये हारने लगते हैं, जब बौखलाहट बढ़ती है, जब घबराहट बढ़ती है, तो अपने सबसे प्रबल शस्त्र, अपने सबसे प्रबल घटक दल ईडी, सीबीआई मैदान में उतारते हैं। कल इन्होंने राजस्थान में ऐसा किया। आप लोग कहते हैं ठन गई है, मुझे लगता है प्रथम पंक्ति में खड़े होकर इसका डिनाउंसमेंट, इसका डिफेंस श्री सचिन पायलट जी ने किया। अब बीजेपी बड़े सख्ते में कि करे तो करे क्या और कहें तो कहें क्या। रानी वर्सेस राठौर, राखी जी सबसे ज्यादा तो वहां पर ठनी हुई है जी। जब राज्यवर्धन राठौर का वो सीट अनाउंस हुआ, वहां पर इस तरह का विद्रोह हुआ, गो बैक राठौर, गो बैक, और ये बीजेपी के कार्यकर्ता नारा लगा रहे थे। तो ये तो हालत है, नौबत है। इन फाइटिंग पर आप उंगलियां इधर उठाएं, उससे ज्यादा आप पर उठती हुई दिखाई देती हैं। कैसे मैनेज कीजिएगा इन बागियों को? कोई कहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है, कोई कहता है मैं अपने आप को आग लगा लूंगा। ये बीजेपी कैसे मैनेज करेगी? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी को फेस करने के लिए बस एक आप लोगों ने आसान हथियार खोज लिया है कि हम चेंज कर देंगे कैंडिडेट्स। आप खुद ही देखिए, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, सबसे ज्यादा उम्मीदवार आप ही पलटते हैं। एमपी में आपने 18 में 31% पलटा था, यहां पर भी 26%, 43 का आपने टिकट काट दिया था। 31 मध्य प्रदेश। देखिए अंजना जी, आपके सवाल के जवाब से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि जब मैंने अपनी बात की शुरुआत करी तो मैंने अपनी बात करी। हम हमेशा अपनी लकीर को लंबा करने का काम करते हैं, लेकिन जिस तरह से सुप्रिया जी ने अपने स्टेटमेंट में लगातार अपनी बात ना करके मोदी जी की बात करी, बीजेपी की बात करी, मुझे खुशी है, चलो अच्छी बात है कि आपने कम से कम इस बात को एक्नॉलेज किया कि मोदी जी का काम ऐसा है कि आपको बात करनी ही पड़ेगी। और बात इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि जो काम किया है वो देश की जनता के सामने, और फिर वही बात कहूंगी कि अपनी लकीर को लंबा करके जनता के सामने एक उदाहरण पेश करेंगे और जिसके माध्यम से जनता हम लोगों को साथ देगी। जिस तरह से राजस्थान की आप बात कर रही थी मैम, 25 लाख का काम जो आप कह रही हैं कि हमने स्वास्थ्य बीमा योजना दी थी, एक आदमी बता दीजिए जिसने 25 लाख का लाभ लिया हो। 25 लाख का लाभ एक भी व्यक्ति तक नहीं पहुंचा है। ग्राउंड लेवल पर आकर देखिए कि क्या स्थिति है। आपने राइट टू हेल्थ की बात करी, राइट टू हेल्थ के अंदर इस तरह के क्लॉज बना दिए गए, इस तरह की कंडीशंस अंजना जी बना दी गई कि जमीनी हकीकत यह है कि किसी भी आदमी को उसका लाभ नहीं मिल सकता क्योंकि उसके अंदर हॉस्पिटल्स उसकी कंडीशंस के साथ इनरोल्ड ही नहीं है। तो जिस तरह की योजनाएं अशोक गहलोत जी लाए हैं, और मैं बार बार इस बात को कहती हूं कि अशोक गहलोत जी वो मुख्यमंत्री हैं जिनके कार्यकाल के बाद में जब जब कांग्रेस पार्टी गई है चुनाव में, 2003 में 56 पर, 2013 में 21 सीटों पर आकर समटी है, जबकि इनको मुख्यमंत्री के रूप में कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था जनता ने। 2008 के अंदर सीपी जोशी जो थे उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी गई, 2018 में सचिन पायलट जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी गई और ये आकर मुख्यमंत्री बने, और जनता ने 2003 और 13 में इनको नकारा। तो जिस तरह की बातें की जाती हैं राजस्थान के लिए, जिस तरह की सिर्फ टॉवल 4.5 साल में पार्टी ने रिकॉर्ड बनाया होटल में रुकने का, 6 महीने के अंदर जिस तरह की योजनाएं अनाउंस की गई, उनका धरातल पे क्या स्थिति है, चाहे अन्नपूर्णा फूड योजना की मैं बात करूं, चाहे जल जीवन मिशन के अंदर 30,000 करोड़ रुपए सेंटर से आए लेकिन 20,000 करोड़ का घोटाला यहां पर हो गया। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के एरिया के अंदर डीओआईटी डिपार्टमेंट के अंदर सोने की ईंट और पैसा मिलता है, साफ दिखता है कि भ्रष्टाचार किस चरम सीमा पर है। और वही आपके विधायक है भरत सिंह कुंदनपुर, जिन्होंने अपना सर मुंडवा लिया इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ
खान विभाग में जांच नहीं हुई। और कॉमन चीज क्या है राजस्थान के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर कि राजस्थान के अंदर एक महिला विधायक दिव्या मदेरणा ये कहती है कि मैं यहां सुरक्षित नहीं हूं, और छत्तीसगढ़ के अंदर भी चन्नी चंदू साहू नाम की हमारी कांग्रेस पार्टी की विधायक के ऊपर चाकू से अटैक हो जाता है। तो जिस तरह से महिला का प्रॉब्लम है यहां पर, जिस तरह से महिला सुरक्षा की स्थिति है वो सबके सामने। अभी अनुराग जी कह रहे थे कि एमपी में जो आपने काम किए उनकी बात बताएं, तो एमपी में जो कह रहे हैं काम आप लोग गए, मैं आप लोग पूरी हाउ बोल देगी जनता आपको। एमपी के अंदर सबसे पहले जो बजट 2 लाख करोड़ का जो बजट होता था सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसको जो 10 साल के अंदर आया उसको बढ़ा करके इन्होंने 8.5 लाख करोड़ किया। और आप समझते हैं कि जब 10 साल 2014 से 2004 के बीच में अगर 2 लाख करोड़ होगा और उसके बाद में अगर 14 से लेकर के अब तक 9 सालों के अंदर अगर 9 हो गया है, तो इसका मतलब यह है कि काम वहां पर बेहतर हुआ है। और बेहतर काम के साथ में वहां की जो गवर्नमेंट है उन्होंने विकास के अंदर और पैसा लगाया है। तो अनुराग जी देखिए, उसके अलावा सड़कें जो 60,000 किलोमीटर थी उनको बढ़ा करके 5 लाख किलोमीटर किया। नेशनल हाईवे जो 5,000 किलोमीटर थे वो 13,000 किलोमीटर हुए। हेल्थ का जो बजट था वो 580 करोड़ से बढ़ा करके 16,000 करोड़ के बीच में किया। मेडिकल सीट जो 620 थी उसे 4,000 सीट करी। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अनुराग जी एक सेकंड, इंडिया गठबंधन में आप लोगों ने कर्नाटक की जीत, जी राखी जी एक सेकंड, आप लोगों ने कर्नाटक की जीत मनाई सबने मिलकर, वो राज्य का ही चुनाव था। ऐसे में ये समझाना पड़ेगा ना आपको कि हम साथ हैं। देखिए बीजेपी क्या कहती है कि एक टूटा टूटा इंडिया गठबंधन उनको सूट करता है। आप राज्यों में क्यों इस तरह, मतलब क्या स्टेक्स है आपका एमपी में? आपके 3-4 विधायक जीत ही जाएंगे तो आप क्या कर लेंगे? ये संदेश आप 24 के पहले 23 में हो रहे चुनाव में क्यों नहीं देना चाहते कि हम एक साथ हैं? देखिए बीजेपी की तो आप बात ही मत कीजिए। चुनाव सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की मुद्दों को लेके नहीं, जनता ये भी देख रही है कि जिस तरह से कतर में हमारे 8 पूर्व नेवी को फांसी की सजा सुनाई गई, तो आप इतने साल से 1 साल से क्या कर रहे थे? जब ये खबर आई थी आपने क्या किया? क्या आपने उसके बारे में बात की थी? आप तो, आपका तो रिश्ते बहुत अच्छे बना रहे थे आप। और जिस तरह से आपने 2 देशों के झगड़े को, इजराइल को और फिलिस्तीन को, आपने सुबह से लेकर शाम तक देश की मीडिया और बीजेपी चिल्लाती रही, क्या उसका 10% भी हमारे मणिपुर के बारे में दिखाया गया? क्या उसके बारे में बीजेपी ने बात किया? क्या? तो ये देश जानता है कि आप मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बात करते हो। जब राष्ट्र की बात आती है तो आप राष्ट्र के साथ ही नहीं खड़े होते। आप बताइए किस मुद्दों पर आपने खड़े हुए? जब चाइना की बात आई तो आप खुश हो गए। जब यहाँ इसकी जो हम आपसे कह रहे हैं, यहाँ पे जब अपनी कतर की बात आई तो आप खुश हो गए। आप जहां करना होता है वहां आप करते नहीं। महंगाई की बात आती है आप खुश हो जाते हो, बेरोजगारी की बात आती है आप खुश हो जाते हो, किसान की बात आती है खुश हो जाते हो। तो आप बताइए आप किस चीज पे काम कर रहे हो? राष्ट्र के किस मुद्दों पे काम कर रहे हो? हम आपसे पूछ रहे हैं सीधी सी बात। आप बताइए कौन सा ऐसा मुद्दा है जो आपने देश के लिए उठाया हो, देश को उससे फायदा हुआ हो? आप अपने फायदे की बात तो करते हो, जिससे थोड़ी सी बात ऐसी हो जाए समाज के अंदर में, तो थोड़ा सा माहौल बनाने की बात करते हो, लेकिन समाज के विकास की राजनीति कब करते हो? ये मेरा सवाल है। ठीक है, एक बार संजय जी बोले, फिर एक एक करके सबसे लेंगे। संजय जी, ये जो राष्ट्रीय मुद्दे उठा रहे हैं कतर से लेकर इजराइल फिलिस्तीन, ये क्या काम आएगा? क्योंकि राज्यों में हमने बिहार को मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल मानती हूँ, जहां तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी से लेकर तमाम जो राज्य के मुद्दे थे उसको उठाया और वो उनके काम आया था। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के मुद्दे जिसका जिक्र अनुराग भदौरिया जी कर रहे हैं, इस तरह के मुद्दों का कम से कम विधानसभा के चुनाव में तो मुझे नहीं लगता है कि इनका कोई असर होगा। अगर आप देखें जमीन पर तो सचमुच बेरोजगारी, महंगाई, इस तरह के मुद्दे बहुत अहम है। सवाल यह है कि आप इन मुद्दों को कितने बखूबी जनता के पास ले जाते हैं, अपनी बात को कितनी फोर्सफुली जनता के बीच में ले जाके इसकी चर्चा कर सकते हैं। तो ये इंटरनेशनल मुद्दे जिनका जिक्र हो रहा है इस वक्त मुझे नहीं लगता इन सारे मुद्दों पर जनता वोट देने वाली है इन आने वाले विधानसभा चुनाव में। ये नंबर्स क्या आपको एक संकेत दे रहे हैं सुप्रिया जी की राहुल गांधी की लोकप्रियता जो इतनी नीची है प्रधानमंत्री के मुकाबले, वो एक चैलेंज है आप लोगों के लिए चुनाव में? 24 के चुनाव में जाए तब, अभी तो खैर मुझे लगता है कि स्टेट्स में अब वो इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे। मुझे ऐसा लगता है कि आपने बिल्कुल बेमानी बात करी है इस समय। वो लगातार छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मिजोरम का दौरा कर रहा है और आप कह रही हैं वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे। वो इन क्षेत्रों में भारत जोड़ो यात्रा निकाल चुके हैं, आप कह रही हैं इंटरेस्ट नहीं ले रहे। हर हफ्ते वो 3-3, 4-4 रैलियां कह रही हैं, आप कह रही हैं इंटरेस्ट नहीं ले रहे। ये थोड़ी सी मुझे भौचक्का करती है, आप ये कैसे कह रही हैं। लेकिन यहां पर कहा गया लंबी लकीर खींची गई। अरे भाई, तो लंबी लकीर तो आपने कर्नाटक और हिमाचल में भी खींची थी, और लंबी लकीर तो इन्होंने, मैं 2 ही राज्यों का एग्जाम्पल दे देती हूं। मैं नहीं चाहती मैं अंतरराष्ट्रीय मुद्दों की बात करूं, उस पर तो इनका मुंह ऑलरेडी काला है।
लोकल मुद्दों की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में ये बजट का साइज बताने लगे। अरे मध्य प्रदेश में कर्जे का भी साइज बताइए। 4 लाख करोड़ का कर्जा है। 40 लाख युवाओं ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर किया था। 40 लाख एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर, नौकरियां मिली 21 लोगों को। 1 मिनट, ईआरसीपी में राजस्थान को ठगा, धान के प्रोक्योरमेंट में छत्तीसगढ़ में ठगा। आपने तो लगातार ठगने का काम किया, खड़े रहने लायक नहीं है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घिर गई है। लोकल मुद्दों को भी वो जनता के साथ नहीं है और इंटरनेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों पे भी जनता के साथ नहीं है। 2 लाइन राखी जी, तमाम मुद्दों पर आप घिर रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी देखिए जोर है 5 राज्यों में। देखिए जिस तरह से, देखिए राष्ट्र का काम जिस तरह से सेवा करी है प्रधानमंत्री जी ने, वो जनता के सामने। अभी सुप्रिया जी बात कर रही थी ईआरसीपी की, तो ईआरसीपी का प्रोजेक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स पर एक बार फिर से जैसे चुनाव करीब आएंगे बात करेंगे, लेकिन मोदी भरोसे बीजेपी है, ये साफ दिख रहा है। आप सभी का बहुत धन्यवाद पीएससी में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।